Hello everyone, our next topic is superposition of waves in one dimensional and group velocity। हमारे पास दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं, एक तो फेज़ वेलोसिटी और एक ग्रुप वेलोसिटी। अगर आप किसी वेव को एक मीडियम में प्रोपेगेट करवा रहे हो तो वेव पर स्थित किसी पॉइंट की जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस वेव को ऐसे बना रही हूँ, पहले ये पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर इस तरह से ये मूव कर रहा है, तो ये एक ही पॉइंट है जो आपके एनर्जी को आगे लेके जा रहा है और ये क्या बन रही है आपकी वेव। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, फेज वेलोसिटी। लेकिन एक ही पॉइंट ना होकर के हमारे पास ऊर्जाओं का एक समूह होता है। वेव क्या होती है, ऊर्जाओं का एक समूह, विक्षोभों का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ सिग्नल्स। तो जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो पूरे ग्रुप के लिए जो वेलोसिटी लेते हैं हम उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है, डिस्पर्शन रिलेशन। डिस्पर्शन रिलेशन क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के साथ रिलेशन कहलाता है डिस्पर्शन रिलेशन। इस रिलेशन के अक्रॉस जो ओमेगा है वो के साथ इस तरह से वेरी करता है। ये हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी फाइनल में पढ़ा है, ठीक है। तो ओमेगा के साथ ये इस तरह से रिलेशन रखता है, इसे हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। और कुछ मीडियम्स होते हैं जो इस डिस्पर्शन रिलेशन को फॉलो करते हैं, मतलब जिनके लिए ओमेगा का के साथ कर्व इस तरह से होता है, फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन रिलेशन। और ऐसे मीडियम कहलाते हैं आपके डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम में हम जनरली फेज वेलोसिटी की बात ना करके ग्रुप वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव नंबर के साथ फैल रही है आपकी, यानी कि वहाँ पर एक पॉइंट ना होकर के ग्रुप ऑफ वेलोसिटीज़ है, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक में मेनली क्या पढ़ना है, ग्रुप वेलोसिटी। इसके लिए मैंने मान लिया कि एक डिस्पर्सिव मीडियम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। 2 or more waves are traveling in a dispersive medium। तो क्या होगा, किसी बिंदु पर तरंगों का, आपको पता है सुपरपोजिशन अध्यारोपण क्या होता है, अगर आपकी वेव्स सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर मूव कर रही है तो जो रिजल्टेंट वेव होती है वो क्या होती है, सभी के एम्पलीट्यूड्स का एडिशन होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। तो डिस्पर्सिव मीडियम में यदि आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेव एक ही बिंदु पर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो उस स्थिति में उनका जो रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हर एक वेव के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स के योग के बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम लीनियर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सिव मीडियम की। तो डिस्पर्सिव मीडियम में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो ये कि अगर आपका मीडियम डिस्पर्सिव है तो ऐसे मीडियम के लिए जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है वो डिपेंड करती है वेव नंबर के पर, ठीक है। जबकि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, ये दोनों डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर। डिस्पर्सिव मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर। और फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, वेव नंबर के पर, ठीक है। और ऐसे मीडियम में जो वेव है आपकी उसमें हम जो वेलोसिटी लेंगे वो फेज वेलोसिटी ना लेके किसकी बात करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी की। तो सेकंड पॉइंट है इसका कि इसके लिए जो टोटल एनर्जी है दैट इज ग्रुप वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फेज वेलोसिटी। मतलब किस तरंग पर स्थित किसी बिंदु के वेग का मान अलग होगा और पूरे जो समूहों का वेग है वो अलग होगा। लेकिन अगर आपका मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होता तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती, एक दूसरे के इक्वल होती।
थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो वेव आपकी रेडिएट हो रही है, मतलब अंदर मीडियम में जो वेव आपका फ्लो हो रहा है, उसका जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनता है। मतलब पहले तो इंक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग, और फिर धीरे धीरे वापस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चाहे आपके मीडियम में डिस्टॉर्शन हो या नहीं हो। डिस्टॉर्शन क्या होते हैं, डिस्टॉर्शन होता है शोर। जैसे किसी का कर्व हमने ऐसा बनाया और एक कर्व हम इस तरह से बना रहे हैं, ये होता है डिस्टरबेंस, डिस्टॉर्शन। तो आपके मीडियम में चाहे डिस्टॉर्शन नहीं हो या डिस्टॉर्शन हो, लेकिन जो वेव का अटेन्यूएशन है, अटेन्यूएशन क्या होता है, क्षीणन। अटेन्यूएशन क्षीणन मतलब वेव का एम्पलीट्यूड ये जो है वो हमेशा धीरे धीरे कम होगा। तो डिस्पर्सिव मीडियम में एक तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के पर डिपेंड करती है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगी कभी भी, और जो आपकी वेव रेडिएट हो रही है मीडियम में उसमें अटेन्यूएशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अटेन्यूएशन मतलब वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, चाहे आपकी वेव डिस्टॉर्शन मीडियम में प्रोपेगेट हो रही हो या नहीं हो रही हो। मतलब ये डिस्टॉर्शन होता है रव गुणांक शोर, मतलब वेव का जो स्मूथनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाती है इसमें। तो स्मूथनेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, कम होगा। किसका, डिस्पर्सिव मीडियम में अगर हमारे पास कोई वेव प्रोपेगेट हो रही है तो। अब हम इसके लिए वेव फंक्शन लिखेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पढ़ी थी। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर प्लस म्यू ओमेगा एप्सिलॉन, और इधर वेव की वेलोसिटी यू एक्स टी इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, डिस्पर्शन हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन थी। यहाँ पे आपको ओमेगा स्क्वायर मिला था, और इसके लिए जो डेल स्क्वायर है, ग्रेडियंट स्क्वायर, ये तो आपको पता है। ये जो म्यू एप्सिलॉन है, ये म्यू एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, 1/c, यानी कि वेलोसिटी के इक्वलेंट होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, हेयर v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के विच इज इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। ये हमने देखा था, ये वेलोसिटी v होती है आपकी, और ये 1/μ एप्सिलॉन रूट के साथ वेलोसिटी के इक्वल आता है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रही है आपकी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। और फिर हमने इसको सोल्व भी किया था, जिससे हमारे पास ये वेलोसिटी किसके इक्वल आई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इक्वेशन है, जिसकी वेलोसिटी हमारे पास ये आती है। यहाँ से अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो वो होता है हमारे पास, वैसे तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट और v के रेशियो के इक्वल होता है, और वास्तव में हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी ये आपके परमिटिविटी है, और ये आपके परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता और ये विद्युतशीलता। जबकि ये चुंबकशीलता और विद्युतशीलता निर्वात में है, तो इन दोनों के रेशियो के इक्वलेंट होगा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके लिए हैं, ये किसी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हैं जो आपके डिस्पर्सिव मीडियम में प्रोपिगेट हो रही है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी एक और प्रॉपर्टी हमें देखनी है कि जो वेव है आपकी, उसकी फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वेव लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है या राइट हैंड साइड। वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस बात पे इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा, मतलब ओमेगा जो है वेव नंबर के का हमेशा इवन फंक्शन होती है, इवन फंक्शन। ये भी डिस्पर्सिव मीडियम की प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी
इज ऑलवेज इवन फंक्शन ऑफ के। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्पर्सिव मीडियम में इसी वेव का सॉल्यूशन ले रहे हैं uxt। अभी हमने जो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लिखी थी उसका सॉल्यूशन, प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ अबोव हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम इस तरह से लेते हैं, दो कांस्टेंट ले लेते हैं a और b, e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx प्लस ओमेगा टी। तो ये इस इक्वेशन के लिए एक प्लेन वेव सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपकी जो भी इक्वेशन आ रही हो वो दे देना, थर्ड दे देती हूँ। ठीक है, तो ये आप अभी जो आपने डिस्पर्सिव मीडियम में हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन लिखी है उसके लिए हमने पहले वेलोसिटी शो कर दी क्या होगी, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया। अब हम उसी की वेलोसिटी यानी कि उसका सॉल्यूशन बता रहे कि प्लेन वेव सॉल्यूशन उसका ये होगा, दो कांस्टेंट होंगे e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी अगर राइट हैंड साइड फ्लो हो रही है तो, और लेफ्ट हैंड साइड हो रही है तो e की पावर माइनस आयोटा kx प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये तो आपके पास इसका सॉल्यूशन हुआ। और यहाँ पर एक और टर्म आपको याद रखनी है कि इन वेव्स का जो सुपरपोजिशन है, अध्यारोपण ऑफ वेव्स इज कॉल्ड बीट्स। बीट्स जानते हैं आप, जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, बहुत सारी वेव्स जब इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलती हैं, सुपरपोजिट होती हैं, तो हमें इस तरह से फ्रीक्वेंसी मिलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बीट्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड बीट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसी वेव को फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म में लिखना है। तो फूरियर एक्सपेंशन उसे हम कैसे लिखते हैं, uxt इज इक्वल टू वेलोसिटी लिख रहे हैं, आगे कोफिशिएंट आता है फूरियर कोफिशिएंट 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, फिर हम लिखते हैं इसका एम्पलीट्यूड, वो हमने मान लिया a के। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है हमने a माना है, और a किस पर डिपेंड करेगा, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट k पर। ठीक है, तो a के, फिर आपके पास वापस वेलोसिटी, ये सॉरी फेज वाला पार्ट, e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो जिसका फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इंटीग्रेशन। हियर kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये क्या है आपका फेज कांस्टेंट। अब आपने लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स में एक तो आपने पढ़ा है फूरियर एक्सपेंशन और एक आपने पढ़ा है इन्वर्स फूरियर। तो इन्वर्स में लिखना होगा तो क्या करेंगे, ए के की वैल्यू लिखेंगे हम, ए के इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट ux। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड अगर टाइम का फंक्शन है तो t और नहीं है तो ux 0, e की पावर अगर मैं टाइम t 0 कर रही हूँ तो ये t 0 हो जाएगा, और इन्वर्स में आयोटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस आयोटा से, तो माइनस आयोटा kx dx, ये इसके लिए एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसी किसका कर रहे हैं हम, प्लेन वेव इन डिस्पर्सिव मीडियम, ये उसकी वेलोसिटी है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, किसके टर्म में लिखा है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म में। यहाँ पर ये ux 0 क्या है, इज अ हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि बार बार रिपीट होगा इसलिए t 0 है। इज अ हार्मोनिक फंक्शन विच फॉलोज, और इसके लिए भी एक ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन होता है, विच फॉलोज फॉलोइंग ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन। इसके लिए ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन जो होगा वो होगा आपके पास a k इज इक्वल टू √2 पाई
डेल्टा के माइनस के नॉट, ये कुछ इसके लिए ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन है, ठीक है। और इसके अलावा ये ux0 इसी का ही, ये जो आपकी वेलोसिटी थी यही है, लेकिन कब है, t बराबर 0 पर, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास मोनोक्रोमेटिक वेव होगी, मतलब ये तो ux0 पर है जिसे हम हार्मोनिक फंक्शन बोल रहे हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम जनरल वेव ले लें, मोनोक्रोमेटिक वेव, वो क्या होगी, uxt, वो किसका फंक्शन होगी, e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t का, आयोटा ओमेगा t, और ये ओमेगा भी आपका किसका फंक्शन है, k का, तो मैं इसके पैरों में k लिख रही हूँ, ओमेगा k t, ठीक है। इस वेव के करस्पॉन्डिंग ये ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन है, ये इसका हार्मोनिक फंक्शन है, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है, और ये इस वेव की वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आ रही है कि यदि डेल्टा x एंड डेल्टा t, ठीक है, डेल्टा x एंड डेल्टा t नहीं, सॉरी, डेल्टा k, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो, और डेल्टा k यानी कि वेव नंबर, ये दोनों RMS वैल्यूज़ हैं, आर द RMS वैल्यूज़, RMS वैल्यूज़ ऑफ x एंड k। तो ये एक फॉलोइंग प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, दैट इज़ डेल्टा x और डेल्टा k का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा हाफ से, ये आपको याद रखना है किसी प्लेन वेव के लिए, ठीक है। तो ये एक और नंबर दे देते हैं 6 और यहाँ 7। अभी हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। अब इस हम वेलोसिटी uxt को फ्रीक्वेंसी ओमेगा की टर्म में शो करेंगे, तो वापस हम यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो अभी हमने हार्मोनिक फंक्शन लिया था ux0, उसी का हमने एक कर्व बनाया है। हमने बोला था कि हार्मोनिक फंक्शन क्या है, इसका धीरे धीरे जैसे जैसे ये मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है वेव, इसका अटेन्यूएशन हो रहा है, दैट इज़ इसकी एम्पलीट्यूड कम होती जा रही है। पहले एनर्जी का मान इंक्रीज़ हो रहा है, देन आप देख सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट के साथ एम्पलीट्यूड में कमी हो रही है, यह हार्मोनिक फंक्शन का ग्राफ हो गया x डिस्टेंस के साथ, ठीक है। और इसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ak, उसको हमने अलग से प्रोपेगेशन कांस्टेंट k के साथ बताया है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी आप देख सकते हो, पहले वेव इंक्रीज़ हो रही है, फिर एकदम से सडनली फूरियर में क्या होता है, फूरियर डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है, अचानक मैक्सिमम के नॉट पर यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, और इसके बाद एम्पलीट्यूड धीरे धीरे वापस डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्व होते हैं, ये हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में भी देखे हैं, और इसमें डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करते हैं। तो उसके कर्व हमेशा इसी तरह से आते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड्स की पीक मिलती है, देन वापस एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये आपके हार्मोनिक वेव ट्रेन है ऑफ फाइनाइट एक्सपेंशन, मतलब किसी निश्चित दूरी तक, और उसी का हमने फूरियर एक्सपेंशन भी शो किया हुआ है। इसके अलावा अभी हमें इसी में एक तो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वन डायमेंशन वेव पढ़ना था, और साथ में हमें ग्रुप वेलोसिटी भी निकालनी थी। तो अभी बताया था मैंने कि uxt जो हमने वेलोसिटी निकाली है वो हमने किसके टर्म में निकाली है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट k की टर्म में। अब हमें वही काम किसके टर्म में करना है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म में। तो हम ये मान लेते हैं चूँकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू किसके है, ओमेगा k के है। मैं यहाँ ओमेगा में k नॉट को जोड़ देती हूँ और घटा रही हूँ, ओमेगा k नॉट प्लस k माइनस k नॉट, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा। और इसको अगर हम टेलर सीरीज़ से लिखें, बाय टेलर सीरीज़, ये टेलर एक्सपेंशन होता है, तो जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वलेंट होगा, एक तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है ये, प्लस
फिर होगा ये आपके पास k माइनस के नॉट और इसी का d ओमेगा बाई डी के रेस्पेक्ट में अवकलन कहाँ पर, k बराबर k नॉट पर, एंड सो ऑन, ये आगे की टर्म्स। तो ये इस तरह से इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं हमने ये चीज़ मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 इन, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में आपके पास क्या था, u x t इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट a k, और इसके साथ में था e की पावर आयोटा k x माइनस ओमेगा t, और ओमेगा की जगह ये पूरा मान रखना है, ओमेगा नॉट प्लस k माइनस के नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के, और ये भी कहाँ पर है, एट k इज इक्वल टू के नॉट, ये आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा एंड टी, और फिर ये किसके रेस्पेक्ट में, डी के। इसकी जो हायर टर्म्स है उनको हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, विल बी नेग्लेजिबल। तब आपके पास ये एक्सपेंशन आएगा। अब हम इसको खोलेंगे और इससे ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे। u x t इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट a k, और यहाँ से e की पावर की टर्म्स अलग अलग कर रहे हैं, तो e की पावर आयोटा k x t, e की पावर आयोटा k x t, फिर e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट t, e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट t, फिर e की पावर में ये वाले टर्म भी है अभी आपके पास, e की पावर k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे k t, फिर e की पावर माइनस ऑफ k नॉट, माइनस ऑफ k नॉट, और इसके साथ है d ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल टू k नॉट, ठीक है। ये आपके पास e की पावर्स के साथ टर्म्स बच रही हैं, और t इसी के साथ भी है, और साथ में d के। अब आप जो कांस्टेंट्स हैं उनको आगे ले सकते हैं, 1/√2 पाई e की पावर, एक तो आपके पास ये वाले टर्म और ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से हम इनको आगे ले लेते हैं, ठीक है। इन सब के साथ आपके पास आयोटा चलेगा, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी प्लस ये आपके पास के नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट टी, ठीक है। ये आपके पास इस तरह की टर्म आएगी। आप चाहें तो इसमें इसको आगे भी लिख सकते हो, ये माइनस के नॉट है और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। अगर ये प्लस होगा तो हम यहाँ पर माइनस आयोटा कॉमन नहीं ले रहे हैं, ये आयोटा ही कॉमन लेके ये आपके पास पॉजिटिव रह जाएगा, और ये माइनस का माइनस ऑफ ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये देख लेना एक बार, माइनस प्लस, ये आपका पॉजिटिव ही है पीछे वाला, और अंदर इंटीग्रेशन में अलग से लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट ए के, और अब क्या क्या रह जाएगा साथ में, e की पावर आयोटा, फिर यहाँ से ये भी आपके पास माइनस ओमेगा नॉट टी था, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो ये भी क्या होता, माइनस आयोटा के टी, तो माइनस आयोटा के माइनस ओमेगा, और यहाँ पर टी, सॉरी ये आपके पास प्लस है, इस टर्म को और इस टर्म को देखना, यहाँ से हम आयोटा को कॉमन ले रहे हैं, आयोटा के एक्स माइनस, और ये आपके पास
यहाँ पर के नॉट होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, के टी, के एक्स माइनस के टी, और ये पीछे आपके पास डी के। ठीक है, ये इसका हमने अलग से लिखा है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और किसकी टर्म में लिख रहे हैं हम, ये ओमेगा की टर्म में। ये एक बार हम वापस देख रहे हैं, अब मैंने मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ किया है। यू एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2π। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट ए के, और फिर है आपके पास ई की पावर, अब देखिए आयोटा के एक्स टी, आयोटा के एक्स टी, फिर नेक्स्ट है आपके पास ई की पावर आयोटा और ये ओमेगा नॉट और टी, ई की पावर, ये साथ में माइनस भी रहेगा, माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, फिर नेक्स्ट है आपके पास ई की पावर आयोटा के, और ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी इस के साथ और साथ में टी, तो ई की पावर आयोटा, ये के इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के, फिर इसी के साथ में क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट एंड टी, और फिर लास्ट ई की पावर आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा के नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट एंड टी, और फिर लास्ट में आएगा ये सब डी के रेस्पेक्ट में। अब आप अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट क्या क्या रहेंगे हमारे पास, ई की पावर आयोटा के नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के, माइनस यहाँ से ओमेगा नॉट, और ये आपके पास पीछे टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में दे देते हैं हम √2π, और इंटीग्रेशन ऑफ ए के बाद में ई की पावर आयोटा के एक्स टी, और साथ में है ये वाली टर्म माइनस आयोटा के डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट टी, और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या रहेगा, डी के। इन दोनों टर्म्स को हमने आगे ले लिया और इनको हमने पीछे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिखा है, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं लेट, इसमें से अगर हम t और k को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x डैश को हम इस तरह से लिख रहे हैं, x डैश इज इक्वल टू, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ये t पीछे कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये k हमने आगे कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये टर्म बचेगी आपके पास। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो ये x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के को हम x डैश मान रहे हैं, x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट। ठीक है, और ये अगर हम t के साथ लिखते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड विद t। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, और उससे हम क्या निकालेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो t है ये इस पीछे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है, x के साथ नहीं है, तो यहाँ पर t नहीं है, इन सब के साथ t है, इसीलिए जब हम कॉमन लेंगे तो आयोटा के एक्स ही रहेगा और t इसके साथ है, तो t ओनली पीछे वाले टर्म के साथ है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन तो x डैश का तो 0, x का dx माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट, और ये t का dt। फिर आपको पता है डी ओमेगा बाई डी के, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी vg। तो dx माइनस वी जी डी टी इज इक्वल टू 0, यानी कि dx इज इक्वल टू वी जी डी टी, वी जी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ग्रुप वेलोसिटी को
dx बाई dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में ये किसके भी इक्वल है, डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है, विच इज ये क्या है आपके पास, ग्रुप वेलोसिटी। अभी हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालेंगे, ठीक है। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट c और k अपॉन v, इसका k अपॉन ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर c k और ये जो, अगर हम इससे ओमेगा निकालना चाहें तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये c k अपॉन एन ओमेगा, ये एन ओमेगा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी के अपॉन ओमेगा। अगर यहाँ से हमें ओमेगा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, सी के बाई एन। एन इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हमने यहाँ शो किया है, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूले में एन ही यूज़ कर रहे हैं। पर हमें याद होना चाहिए कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का। और इसी से हमने फेज़ वेलोसिटी निकाली है। फेज़ वेलोसिटी ओमेगा बाई के होती है, वापस यहाँ पर ओमेगा के का फंक्शन है, ओमेगा बाई के होती है। और इसको अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या होती है, सी बाई एन। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ से हम फेज़ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सॉरी ग्रुप वेलोसिटी, ये तो फेज़ वेलोसिटी हो गई, और ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज इक्वल टू क्या होगी, डी ओमेगा बाई डी के। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू के ऑफ इक्वेशन नंबर 10 का के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी के, जो कि आपका वी जी है ग्रुप वेलोसिटी, वो होगा यहाँ से सी को तो मैं कांस्टेंट बाहर ले रही हूँ और के बाई एन का करेंगे, ठीक है। तो पहले हम के को कांस्टेंट रख लेते हैं, 1 अपॉन एन का कितना होगा, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर डी एन अपॉन डी के, प्लस अब की बार के का करेंगे तो 1 अपॉन एन कॉन्स्टेंट, के का के रेस्पेक्ट में 1, फिर सी के माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका वी जी, और यहाँ से इसमें मैं ऊपर नीचे डी ओमेगा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, तो डी एन अपॉन डी ओमेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी के, प्लस 1 अपॉन एन, फिर डी ओमेगा अपॉन डी के को हम वापस वी जी लिख सकते हैं, वी जी इज इक्वल टू सी के माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस डी एन अपॉन डी ओमेगा वी जी, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में है ये सब, और प्लस 1 अपॉन एन। अब इसको खोल लेते हैं, वी जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी के अपॉन एन स्क्वायर डी एन अपॉन डी ओमेगा इंटू वी जी प्लस सी बाई एन। वी जी वाली दोनों टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे तो आपके पास वी जी प्लस सी के अपॉन एन स्क्वायर, फिर आएगा डी एन अपॉन डी ओमेगा वी जी इज इक्वल टू सी बाई एन। वी जी को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 प्लस ये आपके पास सी के अपॉन एन स्क्वायर और डी एन अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू सी बाई एन। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वी जी यहाँ से एन स्क्वायर प्लस सी के डी एन अपॉन ये पूरा एन स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं तो, और ये साथ में क्या रहेगा डी एन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा है वैसे ही। यहाँ से आप वी जी निकाल के दे दो, वी जी इज इक्वल टू सी बाई एन, और ये आपका डिवाइड बाय यहाँ से होगा 1 प्लस सी के अपॉन एन स्क्वायर डी एन अपॉन डी ओमेगा, ठीक है। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सी बाई एन, और ये टर्म मल्टीप्लाई होके वापस यहाँ चली जाएगी, 1 प्लस सी के अपॉन एन स्क्वायर डी एन अपॉन डी के, सॉरी डी एन अपॉन डी ओमेगा। तो ये वी जी इज इक्वल टू आपको मिलेगा
सी अपॉन एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन प्लस सी के अपॉन एन डी एन अपॉन डी ओमेगा। ये ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है, और फेज वेलोसिटी हम पहले निकाल ही चुके हैं। ये आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इन वन डायमेंशनल यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।